आगे हमारा है रोपण। रोपण 1953 यानी रोपण की कब खोज हुई? 1953 में हुई थी। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 यानी 1953 में की थी। ये पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ स्थित है हमारा? रोपण। रोपण हमारा स्थित है पंजाब की सतलज नदी के किनारे। ठीक है, आगे कह रहा है यहाँ मानव के साथ साथ पालतू जानवरों का भी शव मिला है। अर्थात यहाँ मानव जो थे उनके साथ उनके जो पालतू जानवर थे वहाँ उनका शव भी मिला है। तो इससे आपको कुछ याद आया? जम्मू कश्मीर में भी यही हुआ था कि मानव के साथ पशु दफनाया गया था, और इसमें भी यही है। हाँ देखो लिखा भी है नीचे, यही बात लिखी गई है कि ऐसे ही सब नव पाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में मिले हैं। ये भी काफी एग्जाम में पूछ लेता है कि मानव के साथ पशु दफनाने के हमें साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है बनवाली। क्या है हमारे? बनवाली। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। किसने की थी बनवाली की खोज? रविंद्र सिंह ने की थी। ये हरियाणा में स्थित है। तो बनवाली हमारा कहाँ है? बनवाली है हरियाणा में। इसके समीप रंगोई नदी, यानी बनवाली के समीप कौन सी नदी है? रंगोई नदी। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोखता मिला है। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या था कि जल की निकासी की व्यवस्था नहीं थी। जल कैसे सोखा जाता? सोखते के द्वारा। यहाँ हमें क्या मिला है? सोखता। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। तो ऐसे पूछ लेगा कि कहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, तो हमारी जो बनवाली है, बनवाली की सड़कें, हमारी जो बनवाली की सड़कें थी वो हमारी टेढ़ी मेढ़ी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है भैया कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ियाँ। काली का मतलब काली ही होता है, और बंगा का मतलब होता है चूड़ियाँ। तो कालीबंगा का मतलब हो गया काली मिट्टी की चूड़ियाँ। यहाँ से अलंकृत ईंटें, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल, ये भवन कुंड मिले हैं। ठीक है, यहाँ से क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है कालीबंगा से? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से हमें मिला है अलंकृत ईंटें, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल और हवन, साथ ही कुंड मिले हैं। ये राजस्थान में सरस्वती यानी कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में सरस्वती यानी कि घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया इसकी खुदाई बीके थापड़ और बीवी लाल ने की थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। धोलावीरा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि धोलावीरा को 40वें विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो धोलावीरा ये हमारी कहाँ स्थित है? ये हमारी स्थित है गुजरात में। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगर आपसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो हमारे है धोलावीरा। इसकी खुदाई किसने की थी? रविंद्र सिंह ने। इसकी खुदाई किसने की थी? रविंद्र सिंह ने की थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है सुरकोटदा के बारे में। किसके? सुरकोटदा। सुरकोटदा भी हमारा कहाँ स्थित है? गुजरात में। यहाँ से कलश और समाधान तथा घोड़े की हड्डियां मिली हैं। हमारा है लोथल। लोथल ही सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। लोथल क्या है? हमारी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल। यहाँ लोथल हमारी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। क्या मिला? हमारा है गोदीवाड़ा। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। जैसे आपको पता है कि हमारे जितने भी हमारे हमने देखे उन सबके दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। हमारा लोथल एक ऐसी जगह है जिसके दरवाजे कहाँ खुलते थे? सड़कों की तरफ। इसकी मोहरें मिली है जो किसका है? विदेशी व्यापार का संकेत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से युगल समाधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। यानी यहाँ से हमें युगल समाधान, है युगल का मतलब होता है दो लोगों के सब एक साथ मिले हैं। इसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद यहाँ सती प्रथा का प्रतीक था। ठीक है, आगे हमारा है रंगपुर। हमारा क्या है आगे? रंगपुर। ये गुजरात में स्थित है। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में। यहाँ से धान की भूसी मिली है। अब हमें रंगपुर से क्या मिला है? धान की भूसी। याद रखना, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा है, गुजरात प्लस पाकिस्तान में। और हमारा धोलावीरा कहाँ है? ये तो हमारा गुजरात और प्लस पाकिस्तान में, यानी कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में और कुछ हमारा गुजरात में है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी यानी कि हरियाणा है। अच्छा, आपसे ऐसे पूछे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ है? वो हमारे है धोलावीरा। लेकिन धोलावीरा भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। ठीक है, लेकिन ऐसे पूछे भारत में, यानी कि सिंधु सभ्यता के इधर लगा दें भारत में, तो भारत में सबसे बड़ा स्थल है वो हमारा है राखीगढ़ी, जो सिर्फ स्थित है हरियाणा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है, और अगर शहर की बात कही जाए तो वो हमारा है मोहनजोदड़ो।
आगे है सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। अभी सबके बारे में तो हमने देख लिया कि कौन थी, हमारी लोथल थी, कालीबंगा थी, धोलावीरा थी, ये सब थी, लेकिन इसकी विशेषताएं भी तो कुछ होगी। तो क्या थी इसकी विशेषताएं? सिंधु सभ्यता एक नगरी यानी कि शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? हमारी नगर यानी कि शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता पहली शहरी सभ्यता थी, ठीक है। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे दूसरे को कैसे काटती थी? समकोण पर। कथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः ही साफ हो जाती थी। इसमें सबसे पहली बात ये थी कि जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर तो काटती थी, लेकिन पूर्व पश्चिम दिशा में थी, जिससे जो हवा चलती थी तो जो सड़कें थी उन्हें साफ नहीं करना पड़ता था, हवा के कारण वो स्वतः ही साफ हो जाती थी। कितनी प्यारी बात थी ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है नलियाँ ढकी हुई थी। बहुत अच्छी बात थी। उस टाइम में भी नालियाँ जो थी वो ढकी हुई थी। नालियाँ ढकनी कितनी ज़रूरी होती ना। और आज देख लो, कहीं कहीं तो ढकी हुई हैं, चलो शहरों में तब भी, लेकिन गाँव में ढकते ही नहीं है नालियाँ। तो नालियाँ ढकी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? हमारा कृषि था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार इस समय कृषि था। इनका व्यापार विदेशों तक होता था और इनका समाज मात्र सत्तात्मक था। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? माता की सत्ता पर आधारित था, यानी कि मुखिया घर की माता होती थी, यानी कि मात्र सत्तात्मक था। इनकी लिपि भावचित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। इनकी लिपि कैसी थी? भावों को प्रदर्शित करने वाली थी, और इनकी लिपि को हम पढ़ नहीं सके हैं, ठीक है। ये थी हमारी सिंधु सभ्यता। आगे भी कुछ विशेषताएं हैं। इनकी मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवरों का चित्र था। इनकी मोहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला है। हाँ, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये पूछ लेता है कि सिंधु सभ्यता में किसकी प्रतीक हमें नहीं मिला है, तो इनकी मोहरों पर हमें गाय का चित्र नहीं मिला है, गाय का चित्र, ठीक है। और जो हमारे एक सींग वाले जानवरों के संकेत मिले हैं। यहाँ माप तोल के लिए न्यूनतम बाट 16 kg था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। हाँ, स्टार्टिंग थी, मार काट इन सब में विश्वास नहीं करते थे, और युद्ध और हमारे जो तलवार थी उससे परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। किसको माना जा सकता है? बाढ़ को माना जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता। किसकी सभ्यता? मेसोपोटामिया की। और कब हमारी थी? 10,000 ईसा पूर्व। इसका विकास इराक में टिग्रिस एविफ्रैक्टस नदी यानी कि दजला फरात नदियों के मध्य में हुआ था। तो ऐसे आपसे पूछ ले कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कब हुआ था? तो 10,000 ईसा पूर्व पहले हुआ था। और किन नदियों के मध्य हुआ था? दजला और फरात नदियों के मध्य हुआ था। यहाँ की मिट्टी कैसी थी? तो यहाँ की मिट्टी थी अत्यधिक उपजाऊ। यह सभ्यता ग्रामीण थी। याद रखना, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? पहली शहरी सभ्यता। और जो मेसोपोटामिया की हमारी सभ्यता है वो हमारी है ग्रामीण सभ्यता। इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। क्या था? कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। जो मेसोपोटामिया में जो मंदिर थे उन्हें क्या कहा जाता था? जिगुरत, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता को हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4। कौन सी? सुमेरियन की, बेबीलोन की, असीरिया की और कैल्ड्रिया की सभ्यता, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन सी? सुमेरियन, बेबीलोन, असीरिया और कैल्ड्रिया। वो बगीचा हमारा कहाँ है? तो झूलता हुआ बगीचा हमारा है बेबीलोन में स्थित। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया, यानी कि मेसोपोटामिया जो हमारी सभ्यता थी उसका विनाश किया था सिकंदर ने। और मेसोपोटामिया के स्थान पर ऐसे प्रश्न पूछे कि कौन सी सभ्यता आई थी? तो ग्रीक सभ्यता आई थी। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। देखो ये क्वेश्चन याद रखना, विश्व की पहली सभ्यता की बात करें तो वो हमारी थी मेसोपोटामिया की, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता की बात करें तो वो हमारी थी सिंधु सभ्यता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे हैं मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कब है? 3100 ईसा पूर्व। मिस्र की सभ्यता कितनी पुरानी है? 3100 ईसा पूर्व पुरानी है, ठीक है। ये मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित है। और ये मिस्र की सभ्यता कहाँ स्थित है? मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित है। इसे हम नील नदी का देन कहा जाते हैं। कितनी पूछा गया था कि किस सभ्यता को नील नदी की देन या फिर नील नदी का वरदान कहते हैं? तो मिस्र की सभ्यता को हम नील नदी की देन या फिर नील नदी का वरदान कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता का विकास किसके नेतृत्व में किया गया था? फिरौन के, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा कह रहा है कि इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था तथा इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। इस सभ्यता में किसका विकास हुआ था? पिरामिड का, सूर्य कैलेंडर का तथा मम्मी का, और इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गिजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। सबसे प्रसिद्ध क्या है यहाँ? गिजा का पिरामिड। आगे हमारे है रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता कितनी पुरानी है? रोम की सभ्यता हमारी पुरानी है 600 ईसा पूर्व। ये इटली में विकसित है। तो सही सी बात है यार, इटली की कैपिटल है रोम, तो इटली में ही विकसित थी। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। किस पर अधिकार कर लिया था इस सभ्यता ने? पूरे भूमध्य सागर पर। प्राचीन सभ्यता में सबसे बड़ी विकसित सभ्यता थी, यानी हमारे पुराने भारत सभ्यता में कैसी थी? सबसे बड़ी ये विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता का अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ठीक है। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा थे, जूलियस सीजर और अगस्टस। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल ने कर दी थी। कौन थे सभ्यता के दो प्रमुख राजा? जूलियस सीजर थे और अगस्टस थे। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, तो बहुत ही प्यारा नाटक है। मैंने पढ़ा इस नाटक को, बहुत ही सुंदर नाटक है जूलियस सीजर। आगे हमारे है फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता कितनी पुरानी है? फारस की सभ्यता हमारे 500 ईसा पूर्व पुरानी है। ये वर्तमान के ईरान में स्थित है, और फारस कहाँ स्थित है? वर्तमान के ईरान में। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इस सभ्यता का विकास बहुत तेजी से हुआ और पूरा जो अरब प्रायद्वीप था उस पर इसने अधिकार कर लिया था। आगे कह रहा है हमसे, इनकी भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को ये लोग मानते थे, और सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया था। किसने अंत किया था? सिकंदर ने। आगे हमारे है स्पार्टा। स्पार्टा सबसे बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात था। आपने एक कहानी भी सुनी होगी कि स्पार्टा जो कि ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र है, उसमें अपने विख्यात था अपने बहादुर सैनिकों के लिए। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडिस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। जी हाँ, 300 सैनिक थे। लियोनाइडिस के नेतृत्व में उसने ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। सोच लीजिए कितने अच्छे और कितने बहादुर होंगे स्पार्टा के सैनिक। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जॉर्ज सीज कर रहा था। जॉर्ज सीज ने धोखे से स्पार्टा को हरा दिया। अब हम बात करेंगे पीली नदी की सभ्यता। ये चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित थी। हांगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। ये सभ्यता अपनी उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। पीली नदी की सभ्यता कितनी पुरानी है? 5000 ईसा पूर्व, और हांगो नदी के तट पर है। देख लेना, हांगो नदी के तट पर। सभ्यता फेमस किसके लिए है? अपनी भूमि के लिए प्रसिद्ध है। तो ये था हमारा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी, मोहनजोदड़ो पढ़ा, कालीबंगा पढ़ी और धोलावीरा पढ़ा, साथ में पीली सभ्यता पढ़ी, और हमारे बाकी चीज़ें भी पढ़ी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम अगले अपनी वीडियो में आपको ऐतिहासिक काल के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने ऐसे काल का भी एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो ना देखा हो तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में डलवा लूँगी। इसके अतिरिक्त आपका ये ऐतिहासिक काल का था। इसके बाद मैं आपका ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ाऊंगी। लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। और साथ ही कम्युनिटी बॉक्स में डेली बहुत सारे क्वेश्चंस डालती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, प्लीज़ वो देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त मैं शॉर्ट्स भी लेके आती हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।